अगला पीएम कौन बनेगा, ये न सिर्फ ब्रिटेन में बल्कि भारत में भी टॉक ऑफ द टाउन है, क्योंकि दावेदारों की रेस में ऋषि सुनक सबसे आगे है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनका हमारे मुल्क से एक और खास रिश्ता है। उनके सास ससुर भारत में रहते हैं, जिनका नाम है नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति खुद देश की जानी मानी शख्सियत हैं। इन्फोसिस को बनाने में उनका योगदान किसी से छुपा नहीं है। उन्हें सुधा मूर्ति के दफ्तर में एक ऐसे शख्स की तस्वीर लगी है जिसकी कंपनी बिजनेस में उनकी प्रतिद्वंदी है। वो शख्स हैं JRD टाटा। ये वो शख्स हैं जिन्हें भारतीय एविएशन इंडस्ट्री का जनक कहा जाता है। पेरिस में जन्मे फर्राटेदार फ्रेंच बोलने वाले इस शख्स ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ली थी। यानी न तो वो भारत में जन्मे और न ही भारत में उनकी मौत हुई, लेकिन भारत का औद्योगिक इतिहास उनके बिना अधूरा है। समाज कल्याण के लिए किए गए उनके काम के नज़दीक भी फिलहाल कोई उद्योगपति पहुंच नहीं पाया है। यही वजह है कि भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। नमस्कार, मैं हूं स्वर्णिका और आप देख रहे हैं देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारी विशेष पेशकश झरोखा। आज की तारीख यानी 29 जुलाई का संबंध JRD टाटा से है। भारतीय उद्योग जगत के इस कोहिनूर का जन्म आज ही के दिन 1904 में पेरिस में हुआ था। शुरुआत में हमने आपको सुधा मूर्ति के बारे में बताया, तो किस्से की शुरुआत भी वहीं से करते हैं। ये कहानी खुद सुधा मूर्ति बताती है, जिसके मुताबिक उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से स्नातक की डिग्री लेने के बाद टाटा की कंपनी टेल्को में इंजीनियर की नौकरी का विज्ञापन देखा, जिसमें लिखा था कि सिर्फ पुरुष इंजीनियर ही पद के लिए आवेदन भेज सकते हैं। सुधा ने तुरंत JRD को एक पोस्ट कार्ड लिखा, जिसमें उन्होंने इस इश्तिहार के लिए उनकी कंपनी की आलोचना की। पत्र पाते ही JRD ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उनको तार भेजकर ना सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया, बल्कि वो टाटा शॉप फ्लोर पर काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर भी बनी। 8 साल बाद एक शाम वो बॉम्बे हाउस की सीढ़ियों पर JRD के सामने पड़ गई। JRD इस बात से परेशान हुए कि वो अकेली हैं, उनके पति उन्हें लेने नहीं आए हैं और रात हो रही है। JRD तब तक उनके साथ खड़े होकर उनसे बतियाते रहे जब तक उनके पति नारायण मूर्ति उन्हें लेने नहीं आ गए। टाटा के प्रति सम्मान दिखाने के लिए सुधा मूर्ति अब भी तक अपने दफ्तर में टाटा की तस्वीर रखती हैं। टाटा की सादगी के और भी बेइंतहा किस्से मशहूर हैं। यहाँ आपको एक और दिलचस्प किस्सा बताते हैं। ये उस वक्त की बात है जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड दिलीप कुमार अपने करियर की ऊंचाई पर थे। वो प्लेन से यात्रा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके सामने ही एक शख्स बैठा हुआ है और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। प्लेन के सारे पैसेंजर्स दिलीप कुमार को देख रहे थे और वो शख्स अपने में ही मशगूल थे। दिलीप उनके पास गए और हेलो कहा। जवाब में उस शख्स ने भी अभिवादन किया। दिलीप ने कहा, क्या आप फिल्में देखते हैं? उस शख्स ने कहा, कभी कभी। पिछली फिल्म मैंने 1 साल पहले देखी थी। दिलीप ने कहा कि मैं फिल्मों में काम करता हूँ। उस शख्स ने कहा, अच्छा तो आप एक्टर हैं। इसके बाद प्लेन लैंड हुआ तो दिलीप कुमार ने उस शख्स से हाथ मिलाया और कहा कि आपके साथ यात्रा करके अच्छा लगा। वैसे मेरा नाम दिलीप कुमार है। जवाब में उस शख्स ने कहा, धन्यवाद, मेरा नाम JRD टाटा है। दरअसल ये मुलाकात थी रियल लाइफ के हीरो की रियल लाइफ के हीरो के साथ। दिलीप साहब JRD को पहचानते थे, लेकिन JRD उन्हें नहीं। रियल लाइफ का हीरो इसलिए क्योंकि जब JRD ने टाटा समूह का कारोबार संभाला तो उस कंपनी का टर्नओवर महज 680 करोड़ रुपए थे, जिसे बढ़ाकर वो 34,000 करोड़ रुपए तक ले गए। जब उन्होंने टाटा समूह की कमान संभाली तो समूह के पास 14 कंपनियां थीं। 50 साल बाद जब उन्होंने रिटायरमेंट ली तो समूह के पास 95 कंपनियां थीं। उन्होंने साल 1925 में एक ट्रेनी के तौर पर टाटा समूह में एंट्री की और 1938 में पूरे समूह की बागडोर संभाली। उस समय उनकी उम्र महज 34 साल थी। JRD ने एक से एक काबिल लोगों को अपनी कंपनी में या बोर्ड में नौकरी दी। उनमें शामिल थे JD चौकसी, नेहरू मंत्रिमंडल में मंत्री रहे जॉन मथाई, मशहूर कानूनविद नानी पालखीवाला,
रूसी मोदी और सुमंत मुलगांवकर। मुलगांवकर टाटा के सबसे नज़दीक थे, उनको वो बहुत मानते थे और बकौल रतन टाटा, टाटा सुमो कार का नाम भी उन्हीं के नाम के पहले 2 अक्षरों पर रखा गया था। लोगों को गलतफहमी है कि इस कार का नाम जापानी कुश्ती के नाम पर रखा गया है। टाटा समूह की कमान संभालते हुए उन्होंने कर्मचारियों के हित में कई योजनाओं को लागू किया। मसलन टाटा समूह की कंपनियों ने प्रतिदिन 8 घंटे कार्य, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा और आवास जैसी योजनाएं। कहा जाता है कि उस समय रेलवे के बाद देश में सबसे ज्यादा नौकरियां टाटा समूह ही देता था। JRD टाटा विमान उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त करने वाले न सिर्फ देश के पहले पायलट थे, बल्कि साल 1932 में उन्होंने ही टाटा एयरलाइंस की नींव रखी। टाटा एयरलाइंस की पहली फ्लाइट वो खुद कराची से मुंबई लेकर आए थे। उस समय इसमें 25 किलो चिट्ठियां थीं। उस समय की ब्रिटेन सरकार उन्हें हर चिट्ठी को पहुंचाने के लिए 4 आने देती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साल 1946 में टाटा एयरलाइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। इसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रख दिया गया। आज़ादी मिलने के बाद सरकार ने एयर इंडिया के 49% शेयर खरीद लिए। साल 1953 में सभी 9 निजी हवाई कंपनियों का इंडियन एयरलाइंस में विलय कर दिया गया और JRD टाटा को ही कंपनी की कमान सौंप दी गई। वो 25 सालों तक इस पद पर रहे। 50 साल से अधिक समय तक सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे। इसी दौरान उन्होंने एशिया का पहला कैंसर अस्पताल टाटा मेमोरियल सेंटर की स्थापना मुंबई में की। इसके अलावा आज भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की स्थापना भी उन्होंने ही साल 1968 में की थी। उनके योगदान को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने उन्हें 1 अप्रैल 1974 को एयर वाइस मार्शल पद से सम्मानित किया। भारत सरकार ने उन्हें पहले पद्म विभूषण और साल 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। अब चलते चलते 29 जुलाई की घटी दूसरी ऐतिहासिक घटनाओं पर भी निगाह मार लेते हैं। साल 1891 में प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन। 1949 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ। साल 1981 में लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल में प्रिंस चार्ल्स और डायना की शादी। साल 1983 में पहले चालक रहित विमान का परीक्षण किया गया। आज के झरोखा के एपिसोड में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।